अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको देसी टीवी यूएसए टाइम विद सोबिया अली के एक और एपिसोड में। और आज का प्रोग्राम जो है वो हमने बड़ा इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव के साथ आपके लिए अरेंज किया है और हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं R5 एस्थेटिक क्लिनिक में। डॉक्टर जवाद मारूफ प्लास्टिक सर्जन है, उनका कराची में ये एक छोटा सा इदारा है जहाँ पर वो इस वक्त एस्थेटिक क्लिनिक के ज़ेरे एहतमाम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत मस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो ला रहे हैं। उनको खूबसूरत बनाने के अंदर R5 एस्थेटिक जो है वो बहुत अहम रोल इस वक्त प्ले कर रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ कराची की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हिना। डॉक्टर हिना, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हिना, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि चूँकि हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं और हम अगर डर्मेटोलॉजी से बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जो सबसे पहले सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी वो ऑब्वियसली स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और जो कॉमन सवालात होते हैं ख़वातीन के, उनका इसमें इंटरेस्ट भी होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन, मेलास्मा, हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इन पर चलेंगे। बट आप अगर इस पर रोशनी डालें कि बेसिकली मेलास्मा या पिगमेंटेशन, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? मेलास्मा और पिगमेंटेशन एक ही चीज़ होती है। इसको अंग्रेज़ी में जो है पिगमेंटेशन और मेलास्मा कहते हैं, उर्दू में हम इसको छाइयाँ कहते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है? यूजुअली इसके 4 से 5 रीज़न्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न, जब हम धूप में बहुत ज़्यादा अपने आप को सन एक्सपोजर करते हैं और हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, बार बार हमारा धूप में एक्सपोजर होता है और हमारा चीक्स यूजुअली और फॉरहेड और ये नोज़ ब्रिज का एरिया एक्सपोज होता है, तो हमारी ये वाले पार्ट प्रोमिनेंट एरियाज़ एक्सपोज होते हैं सन से, तो ये वाले पार्ट हमारे पिगमेंटेड हो जाते हैं और हमारे इनको हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ को हम मेलास्मा कहते हैं। दूसरा रीज़न जो होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। जब औरतें यूजुअली प्रेग्नेंट होती हैं तो वो इस चीज़ से गुज़रती हैं, उसको हम कोलाज़मा कहते हैं। ठीक है, तो वो यूजुअली जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो वो ठीक हो जाता है और कुछ औरतों को नहीं भी होता और कुछ औरतों को पोस्ट मीनोपॉज़ल के बाद भी ये चीज़ रहती है, तो उसके लिए कुछ सर्टन मेडिकेशंस होती हैं तो वो हम देते हैं। और तीसरा जेनेटिक्स होता है। कुछ लोग जो हैं जो बहुत हमारे जो जो पठान टाइप जिनकी जीन्स होती हैं, जो बहुत गोरे होते हैं, वो लोग जब जो सन एक्सपोज होते हैं इस चीज़ से, उनको भी ज़्यादा इस चीज़ से उनकी रेस के अंदर होता है तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि मिल के आपकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन करती हैं। और चौथा, ये जो बहुत बाज़ारी जो बहुत क्रीम्स जो मिलती हैं, जो हमारी लड़कियां ख़रीद लेती हैं, बच्चियां बाज़ार से जाकर, जो बहुत कॉमनली मिलती हैं, उनको पता नहीं है उस चीज़ के अंदर, क्रीम्स के अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, तो वो उल्टा हमारी स्किन पे रिबाउंड पिगमेंटेशन कर देती हैं। तो हमको ये अवेयरनेस देनी चाहिए अपनी बच्चियों को कि ये क्रीम्स ना इस्तेमाल करें। उनको पता नहीं होता कि वो समझती हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि ये बहुत ही गोरा कर देंगी हमारी स्किन वो को। डॉक्टर हिना, वो अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हमारी एशिया का इतना खूबसूरत हमारा कलर है, गंदमी कलर, लेकिन हम एक इस वक्त चल पड़ा है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर आप गोरे नहीं हो तो आप खूबसूरत नहीं हो। और गोरे होने का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखा जा रहा है दिन ब दिन। मेरे ख्याल में यकीनन आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर होने के नाते कि हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए। अगर आपका साफ़ सुथरा कॉम्प्लेक्शन है, आपके स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे नुमाया नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आपको अपने कॉम्प्लेक्शन को ओन करना चाहिए और उसको बिल्कुल हंसी खुशी के साथ उसको बड़े प्राउडली आपको सोसाइटी को बताना
बताना चाहिए कि मेरा रंग है और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है। तो अगर हम अगेन इसी उसके ऊपर आते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर हिना कि मार्केट के अंदर गोरा रंग की इतनी क्रीम्स इस वक्त दस्तयाब हैं और उनको नहीं पता कि हमें डायरेक्ट आके डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा के उसकी एडवाइस लेने के बाद कि हमारी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंगली ड्राई है, हमारा क्या स्किन टाइप है, हमें उसकी अकॉर्डिंगली कौन सी क्रीम जो है वो हमारी स्किन को सूट करेगी, उसी के मुताबिक हमें चलना चाहिए। तो आप इस हवाले से क्या सजेस्ट करती हैं कि मतलब आपने इसका बिल्कुल किया कि ये है तो सिर्फ और सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही आकर उनको मिलेगा या उनको मतलब कुछ हर्बल टोटके भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करना चाहिए? हर्बल टोटके जो है मैं तो एडवाइस नहीं करती बिल्कुल अपने पेशेंट्स को, बिकॉज़ कुछ टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ग्लोई हो जाती है, बट उसके बाद आपकी स्किन उल्टा डैमेज करती है आपकी स्किन को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर्बल टोटकेज़ में नींबू तो बिल्कुल ही जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिकॉज़ नींबू उल्टा आपकी स्किन को आप लगाते हैं आपकी स्किन को और आपको लगता है कि लेमन आपने लगाया और आपकी स्किन ग्लोई हो जाती है, बट नहीं, वो उल्टा आपकी स्किन को अंदर से आपकी स्किन उखाड़ के बिल्कुल ही डैमेज कर देता है, इतना उल्टा नुकसान पहुंचाता है आपकी स्किन को। तो ये हर्बल टोटके मैं तो अपने पेशेंट्स को बिल्कुल बोलती हूँ कि प्लीज़ नहीं, आप अल्लाह का वास्ता बिल्कुल तो आप एक रूटीन बताना पसंद करेंगी कि अगर फॉर एग्जांपल अब हम एक वर्किंग वुमेन को रखते हैं कि वो सुबह से रात तक अपनी स्किन का वो किस तरह ख्याल रखें? ओके, तो जैसे आप डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन फॉर इंस्टेंस ऑयली है या ड्राई है, जो भी है, तो आप उसके हिसाब से आप सुबह उठें, आप अपना एक फेस वॉश या क्लेंजर आप यूज़ करें। फेस वॉश के लिए स्पेसिफिकली आप कुछ कहेंगे कि जो जनरली सब ले सकें इस? अच्छा, अगर आपकी स्किन फॉर इंस्टेंस ऑयली है तो आप उसके अंदर फेस वॉश लें जो 2% सैलिसिलिक एसिड वाला हो, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइड्रोनिक एसिड जिसके अंदर है वो वाला आप फेस वॉश इस्तेमाल करें, ठीक है, या जिसके अंदर लैक्टिक एसिड हो वो वाला फेस वॉश आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो दैट्स ओके, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फेस वॉश आपने कर लिया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपने मॉइस्चराइज़ करना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपने मॉइस्चराइज़ करना है। लोग समझते हैं समर या विंटर के अंदर भी बिल्कुल लोग समझते हैं कि आप हमारी स्किन ऑयली है तो हमने मॉइस्चराइज़ नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, इवन इफ़ इट्स समर्स, इवन इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र तो ज़रूरत है। ऑयल अलग प्रोड्यूस हो रहा है हमारी स्किन के ऊपर और मॉइस्चराइज़र की अलग ज़रूरत है हमारी स्किन को, ठीक है। तो आपने मॉइस्चराइज़ कर लिया अपनी स्किन को और उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना लाजमी है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि वो कहते हैं कि भाई हम घर के अंदर बैठे हैं तो धूप नहीं आ रही है, या हम घर के बाहर हैं और धूप नहीं निकली हुई क्योंकि मौसम बड़ा हसीन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दो किस्म के अल्ट्रा वायलेट रेज़ होते हैं, UVA होता है और एक UVB होता है। UVB क्या होता है? जो डायरेक्ट आप गर्म तपिश आ रही है आपके ऊपर, वो UVB होता है। और UVA क्या होता है? जैसे हम यहाँ कमरे में बैठे हैं तो ये जो रेज़ आ रही है हमारे कमरे के अंदर, ये UVA है, तो हमें इससे भी बचना है, बिकॉज़ ये क्या कर रही है, हमें रिंकल्स दे रही है, हमारे फेस पे भी रिंकल्स दे रही है, तो अल्टीमेटली हमारी स्किन डैमेज हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर सन ब्लॉक। ये 3 स्टेप्स तो आपके लाजमी है ही, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप। और आई एम सॉरी डॉक्टर हिना, मैं आपको काट रही हूँ आपकी बात को। सन ब्लॉक का भी अगर आप साथ यहाँ हमारे नाजरीन को बताते चलें कि उसको लगाने का दौरानिया कितना है। कहा जाता है अमूमन के 20 मिनट्स के बाद आपने लगा लिया सन ब्लॉक तो, और 20 मिनट्स के बाद यू हैव टू रिपीट दिस, इज़ दैट ट्रू? नो, नॉट 20 मिनट्स, आपने उसको लगा लेनी। वो पहले कहते थे कि आप लगा के 20 मिनट बाद धूप में निकलें, ऐसा था, लेकिन अब आप लगा लें, इट्स ओके, आप उसके बाद धूप में जा सकते हैं।
ठीक है। उसका वापस री एप्लीकेशन टाइम ये है कि आप एटलीस्ट उसको 3 आवर्स बाद री अप्लाई करें। अच्छा, रीअप्लाई ये करें, उसको होता है। वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के ऊपर आप दोबारा हाँ जी, उसको वॉश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपने अप्लाई उसको कितना करना है, 2 फिंगर्स जितना। ये जो मेरी 2 फिंगर्स देख रही हैं आप, एक इधर आप भरें और दूसरा इधर आप भरें, तो इतनी लेंथ होनी चाहिए आपकी सन ब्लॉक की, जितना आपने फेस और नेक पूरा कवर करना है, इसकी एप्लीकेशन इतनी होनी चाहिए सन ब्लॉक की। तो ये आपका डे टाइम रेजीम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, रात में जब आप आएंगी तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मेकअप लगा लेते हैं, अपना चेहरा बिल्कुल वॉश नहीं करते। ये तो बहुत बहुत बुरी स्किन केयर मिस्टेक करते हैं वो। और फिर आपको क्या करना है, जब आप रात में आएंगे आपने अच्छी तरह अपना फेस क्लेंस करना है, फेस वॉश करना है। उसके बाद आपने एक अच्छा सा हाइलुरोनिक एसिड सिरम आपने लगा लेना है, या तो आपने एक विटामिन सी सिरम लगाना है, या तो आप एक रेटिनॉइड अगर आप 30+ हैं तो एक रेटिनॉइड क्रीम या एक रेटिनॉइड सिरम लाजमी लगाना शुरू कर दें अपने फेस के ऊपर, बिकॉज एक एंटी एजिंग प्रोसेस है। तो इट्स अ और वेरी अगर आप 40 से अबव है तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है आपको लगाना, बिल्कुल बहुत ही लाजमी है आपको लगाना। इट्स एन एंटी एजिंग प्रोटोकॉल विच यू नीड टू फॉलो, एंड I would recommend start using it twice in a week, the retinol, and then increase the duration thrice in a week and then 4 times in a week. ऐसे आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ाते रहते हैं, and then 7 times in a week for retinol के आप कर देते हैं। बिल्कुल। अब रेटिनॉल को भी लगाने का एक तरीका होता है, उसकी आप सैंडविच टेक्निक करते हैं। उसको क्या करते हैं, पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर आप रेटिनॉल लगाते हैं, फिर वापस आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। ऐसे आप सैंडविच टेक्निक में रेटिनॉल को सील कर देते हैं, तो आपकी स्किन उससे ड्राई आउट नहीं होती, बिकॉज रेटिनॉल क्या करता है, आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है। बिकॉज वो एंटी एजिंग होती है ना, तो उससे यूजुअली कुछ लोगों की स्किन पील ऑफ होती है। तो जब आप उसको सैंडविच टेक्निक में सैंडविच कर देते हैं तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, और कुछ लोगों को जो इरिटेशन होती है रेटिनॉल से वो भी नहीं होती है। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह बड़ी डिटेल के अंदर मेरे ख्याल में बड़ी इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन, बड़ी वर्दी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। आपको भी आपके पास भी वक्त कम है, मैं आपसे ज़्यादा नहीं लूँगी। लास्ट में मैं आपसे सवाल ये रखना चाह रही थी कि एक तो कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ड्राई भी होती है, ऑयली भी होती है, पिंपल्स निकल रहे होते हैं, आईज़ एरिया स्पेशली ड्राई हो रहा होता है, उसके लिए भी मॉइस्चराइज़र टेक्निक ही इस्तेमाल होगी। जब एरिया आपका ड्राई है तो आपका एरिया आई का ड्राई क्यों है, उसकी भी बहुत रीज़न्स होती हैं। एक तो आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो उनकी सनकिन आइज़ हो जाती हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं वो लोग। तो आपकी वाटर इनटेक आप बढ़ाएं। आपकी नींद अगर कम हो रही है या आपकी जेनेटिक्स हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी नींद कम हो रही है, वो एक वजह है। तो ये सारी वजूहात की वजह से है। तो और आइज़ के अलग सिरम्स आते हैं, तो रेटिनॉल भी आई का सिरम आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आँख के अराउंड, वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप हाइलुरोनिक एसिड भी लगा सकते हैं अपने आइज़ के अराउंड। तो मॉइस्चराइज़ रखें आप अपनी आइज़, बिल्कुल। और सन ब्लॉक भी आप अपने आइज़ के अराउंड ज़रूर लगाएं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। तो ये सब चीज़ें आप करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी और नशिस्त में भी आप हमारे नाज़रीन को वक्त देंगी। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी आज की इस मुख्तसर मुलाकात का जो डॉक्टर हिना डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ हमने तरतीब दी थी, इसका वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। आपको डॉक्टर हिना से अगर मज़ीद इस इंटरव्यू के बाद कुछ सवालात पूछने हो तो देसी टीवी यूएसए का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हम डॉक्टर हिना तक आपके सवालात ज़रूर पहुँचाएँगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। सोबिया अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।